हाय एवरीवन, बैक टू बेसिक सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। पिछले लेक्चर वीडियो में हमने डेप्रिसिएशन को कैसे चार्ज करते हैं, क्या क्या एंट्रीज आती हैं और सेल कैसे करते हैं एसेट को, वो हमने डिस्कस करा। सो लेट मी टेल यू, जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉमर्स रिलेटेड किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो एंड इस सीरीज़ को भी फॉलो कर सकते हो, जिसमें हमने 50+ वीडियोस रिकॉर्ड करी हैं आप सबके लिए। अभी जस्ट 11th स्टैंडर्ड से रिलेटेड करा है एंड 299 में आई एम लॉन्चिंग अ कोर्स वेयर आपको, अगर आप फेब में 24 फेब में आपका CBSE का एग्ज़ाम है कॉमर्स अकाउंट्स का, तो आप उसके लिए भी टेक्स्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड की जाएगी। सो यू कैन टेक्स्ट मी ओवर हेयर। सो प्रोविजन क्या होता है गाइज? सो कहते हैं कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो कि करंट अकाउंट से रिलेटेड तो होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है होंगे या नहीं होंगे, अनसर्टन होते हैं बिकॉज अभी हुए नहीं हैं। सो ज़्यादातर जो प्रोविजंस बनाई जाती है, पहले ये बात याद रख लो, कभी भी प्रॉफिट्स इनकम्स की नहीं बनती है, हमेशा खर्चों की बनती है, याद रखें। हमेशा प्रोविजंस बनती है एक्सपेंसेस की। सो जब भी हमने कोई एक्सपेंस इंकर करना है तो या अभी हमने फ्यूचर में करना, तो हम उसके लिए पहले थोड़ा थोड़ा जोड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे हमारे घर वाले लड़की की शादी, लड़की होती नहीं है कि पहले उसके लिए गोल्ड जोड़ना शुरू कर देते हैं कि शादी में उसके काम आएगा एंड ऑल, ठीक है ना। सो एक तरीके की प्रोविज़न होती है खर्चों की। कभी इनकम का कोई प्रोविज़न नहीं जोड़ता, क्योंकि पैसा तो आएगा तो ना वो शो करने की कोशिश करता है। सो प्रोविजंस जो हमें अभी तक नहीं पता है, पता नहीं होगा नहीं होगा, कब निकालेंगे। सो जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रेडर है जो उधार पर, जैसे हमने उधार पर किसी को कुछ दिया है तो वो डेटर बन जाते हैं। उधार पर सामान बेचा है, अब पता नहीं वो पैसे देंगे कि नहीं देंगे, हम उनका भी प्रोविजन बना के रखते हैं कि अगर उन्होंने नहीं पे किया तो, अगर बैड डेट्स हो गए तो। बैड डेट्स क्या होता है? जब अगला मुकर जाता है पैसे देने से, बोल देता है कि मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, मेरा तो दिवालिया निकल गया है, मैं तो बैंकरप्ट हो गया हूँ, तो बैड डेट्स बन जाते हैं, है ना। सो क्योंकि हम अपने खर्चों को पहले से ही सोच के रखे, इसे हम बोलते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट और कंजर्वेटिज्म, जो कहता है खर्चों के लिए प्रोविजन बनाओ लेकिन इनकम के लिए ना बनाओ। सो डाउटफुल डेट, हमें डाउट है, पता नहीं पैसे देंगे कि नहीं देंगे। जो डेटर्स है वो डाउटफुल डेट कब बनते हैं? जब थोड़ा टाइम बीतने लगता है और अभी तक पैसे नहीं आए होते। और बैड डेट्स हो जाते हैं जब हमें पता लग जाता है कि यार अब तो इसने देने ही नहीं है पैसे। तो इन सब के लिए, कोई नए एसेट लेनी है, हर चीज़ के लिए हम पहले से प्रोविजन बना के रखते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए प्रोविजन की। डेप्रिसिएशन एसेट, क्योंकि एसेट मुझे अब दोबारा 10 साल बाद खरीदनी है, तो मैं धीरे धीरे पैसे 10 साल जोड़ने शुरू कर दूंगी। बैड एंड डाउटफुल डेट, बैड डेट्स तो हो गया ना, उसने मार ही दिए पैसे, डाउटफुल मतलब शायद दे दे। टैक्सेशन, टैक्स भरना है आपको, उसके लिए भी पैसा जोड़ना शुरू कर देते हो। डिस्काउंट ऑन डेटर, डेटर को डिस्काउंट पे कुछ सामान दिया है, ठीक है ना, ऑफ पर दिया है, तो आपको तो खर्चा उठाना पड़ा ना। रिपेयर्स एंड रिन्यूअल, बार बार बिजनेस करना है तो एसेट नई नवेली तो रहेगी नहीं, रिपेयर्स करनी पड़ेगी, रीन्यूअल खरीदनी पड़ेगी नई नई, तो इन सब के लिए हमें प्रोविजंस बनानी पड़ती है। सो सबसे इंपॉर्टेंट होती है प्रोविजन हमारी डेटर्स की। 3 तरीके के डेटर होते हैं, गुड, बैड एंड डाउटफुल। गुड डेटर्स कौन से होते हैं? जो हमारा पैसा दे देते हैं, मतलब जो अच्छे होते हैं। हमारा पैसा जो हमने उनको उधार पर सामान बेचा, उन्होंने पैसे हमें वापस कर दिए टाइम, विद इन टाइम लिमिट। बैड डेट्स कौन होते हैं? अब पता लग गया इन्होंने तो पैसा देना ही नहीं देना, मतलब ये एक तरीके के रूल आते हैं, कभी पैसा नहीं देते। डाउटफुल डेट, थोड़ा टाइम, जैसे हमने बोला था 3 महीने के अंदर दे दो, 4 महीने हो गए यहाँ, तो आपको लगता है शायद दे दे, बट आपको श्योर नहीं है, तो आप इसमें कंफ्यूज हो, ठीक है ना। दे भी सकते हैं या थोड़ा भी दे सकते हैं, यू डोंट नो, ठीक है ना। फुल अमाउंट आएगा कि नहीं आएगा, हो सकता है 70% अमाउंट दे दे, कुछ भी दे दे, अभी फ्यूचर में है, पता नहीं है। सो ये 3 डेटर्स होते हैं। तो डाउटफुल डेट्स के लिए हम प्रोविजन बनाते हैं। क्या एंट्री होगी? प्रॉफिट एंड लॉस, ऑब्वियसली अपने प्रॉफिट से ही करेंगे ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्लीज इसे अपनी नोटबुक पर नोट कर लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमें
ट्रायल बैलेंस में सन्ड्री डेटर, सन्ड्री मतलब टोटल, एक डेटर थोड़ी होता है बिजनेस में, कितने सारे डेटर्स होते हैं, सबका कलेक्शन। टोटल आपको डेटर से पैसा लेना है 68,000। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, बैड डेट्स प्रूव्ड मतलब इन लोगों ने धोखा दे दिया है। 68 में से 8,000 धोखा रुला कर चले गए। और प्रोविजन टू बी मेंटेन, इनके लिए प्रोविजन बनानी है 10%, इनमें से 10% के लिए प्रोविजन बनानी है हमें। ठीक है जी, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी एंट्री आएगी बैड डेट्स टू सन्ड्री डेटर, जो पूरा रुला चुके हैं। कितने रुला चुके हैं? 8,000 वाले, देखिए ना। सो बैड डेट्स हमारा खर्चा है, टू सन्ड्री डेटर्स हम राइट ऑफ करते हैं। ठीक है जी। अब किससे ये खर्चा हमने किससे निकलवाना है? प्रॉफिट एंड लॉस से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स, तो बैड डेट्स हम इसमें से निकालेंगे। अब क्या बोला था? 10% प्रोविजन बनानी है। किसकी प्रोविजन बनानी है? कि जो शायद पैसे दे दे। अब 68 में से हम क्या करेंगे? पहले जो तो मुकर ही गए हैं, जिन्होंने बोला हम तो नहीं पैसे दे सकते, हम तो खाली हो गए हैं, तो वो तो 8,000 निकल गए। अब जो 60,000 रुपये हैं, 60,000 रुपये का हमारा बचे हैं, तो उसका हम 10% निकालेंगे। दैट इज 60,000 का 10% कितना हो गया? 6,000। तो 6,000 हमारा प्रॉफिट एंड लॉस टू, अब मतलब प्रॉफिट एंड लॉस से एक तो जो पूरा डुबो गए पैसा वो करेंगे, और इसकी प्रोविजन बनाएंगे। अब ये पैसा निकला नहीं है, बट प्रोविजन बनानी ज़रूरी है, ताकि अगर नेक्स्ट ईयर ये भी बैड डेट्स हो गए, इसमें से इसका 10% होता ना, कि मतलब इतने लोगों ने उधार लिया है, हमें थोड़ा सा, हम 10% इसलिए बनाते कि थोड़ा सा रिस्क, कि 10% शायद डूब ही जाए हमारा पैसा, तो इसलिए हम प्रोविजन बना के रखते हैं। अब ये जो प्रोविजन बनाई है, इसका यूज़ कब होगा? अगले साल। अब पिछले साल जो पैसे जोड़े होंगे उसमें से 8,000 निकाला ना, सो ये हमेशा प्रोविजन करंट ईयर में बनाया जाता है। किसके लिए? फ्यूचर में कोई लॉस ना हो जाए उसके लिए। इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है जी। सो आई होप दैट इज क्लियर। सो इस तरीके से डेटर्स, जो डाउटफुल डेटर्स होते हैं, डाउटफुल डेट्स होते हैं, उनके लिए प्रोविजन बनाई जाती है। अब रिजर्व्स क्या होते हैं? रिजर्व्स मतलब एक अलग से हमने पैसा सेट असाइड करा होता है, बचा कर रखा होता है, रिटेन करके रखा होता है अपनी ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए, या फिर अगर कोई फ्यूचर में कंटिजेंसी, मतलब कोई फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कंटिजेंसी होती है, मे और मे नॉट अकर, पता नहीं, कोई गड़बड़ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लाइक किसी वर्कमैन कंपनसेशन, जैसे किसी वर्कमैन को कई बार हाथ टूट जाता है, इंजरी हो जाती है, तो उसको भी पैसा देना पड़ता है। सो इन सब के लिए अलग से पैसा रखना पड़ता है। कहते हैं प्रोविजंस तो बनानी ही बनानी है। रिजर्व्स क्या होते हैं? आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब ये तो पहले से ही हमने अलग करके रखे होते हैं, चाहे खर्चा दिख रहा है चाहे नहीं दिख रहा होता, फाइनेंशियल पोजीशन बनाने के लिए। ठीक है जी। ये प्रॉफिट से नहीं हम निकालते। ठीक है जी। एंड एज इट इज नॉट मेंट टू कवर एनी नोन लायबिलिटी, क्योंकि जो रिजर्व्स होते हैं उसमें हमें पता नहीं है कि कौन सा प्रॉब्लम आ जाए। जो प्रोविजन होती है हमें तो उसका पता है ना कि बैड डेट्स हो सकते हैं, मतलब श्योरिटी होती है फिर भी कि इतना एक्सपेक्टेड लॉस होता है कि हो जाएगा। लेकिन प्रॉफिट्स को अलग से बचा कर रखना, मतलब जब सारे खर्चे हो गए हैं, बैड डेट्स वगैरह भी सब निकाल लिए, उसके बाद जो प्रॉफिट बचा है, जो हम ऑनर्स को देने से पहले, शेयर होल्डर्स को देने से पहले जो बचा कर रखते हैं, दैट इज रिजर्व्स। रिजर्व एंड सरप्लसेस कहते हैं ना। अब सारे पैसे ऐसे नहीं खर्चने चाहिए, हमें थोड़ी मेडिकल इमरजेंसी के लिए जैसे रखने चाहिए, तो इट्स लाइक दैट। रिजर्व संभाल के रखो। और वो, अब देखो मैंने रखा था मेडिकल इमरजेंसी के लिए, लेकिन आगे शादी किसी की, लेट सपोज मैं मामू हूँ किसी का, तो मामू को देना पड़ता ना अपने सिस्टर की बेटी की शादी में सोना देना पड़ता है, चीज़ें देनी पड़ती हैं, एज यू नो दिस। तो उन सब के लिए तो वो एक तरीके का रिजर्व यूज़ हो जाएगा ना, मतलब यूज़ ये किसी भी तरीके में। कईयों में तो रिजर्व में नाम लिखा होता है कि इसी के लिए यूज़ होता है। जनरली रिजर्व एंड सरप्लसेस लिखा होता है कि कोई भी हमारा खर्चा हो जाए जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, कंटेंजेंट है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, आए ना आए वी डोंट नो, उसके लिए अलग से रिजर्व एंड सरप्लसेस रखा जाता है। ठीक है जी। एग्जाम्पल्स क्या है रिजर्व? एक जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व एक नाम है जिसमें से हम कोई भी खर्चा निकाल सकते हैं, क्योंकि नाम ये जनरल, अलग से
वर्कमैन कंपनसेशन के लिए अलग से फंड लिखा जाता है कि वर्कमैन को अगर कंपनसेशन देनी है, क्योंकि जनरली कोई इंजरी वगैरह हो जाती है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, अगर आपने कहीं इन्वेस्ट करा है उसमें ऊपर नीचे हो गया है तो उसके लिए भी अलग से फंड रखना पड़ेगा। कैपिटल रिजर्व, अब कैपिटल रिजर्व क्या होता है उसको भी समझेंगे, ठीक है जी। डिविडेंड इक्वलाइजेशन, डिविडेंड हमें मिल रहा है, हमें उस हिसाब से नहीं मिला, उसके लिए रिजर्व बनाना रखता है। डिबेंचर्स को पेमेंट करनी है, उनके लिए रिजर्व रखना पड़ता है, ठीक है ना। एक एक करके इन सबको हम समझेंगे कि किस तरीके से होता है। एक बार कैपिटल रिजर्व देख लीजिए। कैपिटल रिजर्व ज़्यादातर किसके लिए होता है, मुझे पता है फ्यूचर में मैंने कुछ खरीदना है, ठीक है ना, कुछ बड़ी एसेट को खरीदना है, तो उसके लिए मैं जनरली ये रिजर्व रखती हूँ, ठीक है ना। सो अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को बनाने के लिए, ठीक है जी। और एक हमारा डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड है, इसको भी समझ लीजिए, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। सो बेसिकली क्या होता है कि हम अपने शेयर होल्डर्स को टाइमली डिविडेंड देते रहे, लिख लीजिए, सो दैट वी कैन पे टू आवर शेयर होल्डर्स टाइमली। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर मतलब जब डिबेंचर होल्डर्स वालों को पेमेंट देने का टाइम आता है तब बल्क में पेमेंट देनी ना, क्योंकि उनका जो मेन जितना उन्होंने पैसा लगाया वो विद वो इंटरेस्ट जो उनको जा ही रहा है, जो मेन पैसा जो उन्होंने लगाया था प्रिंसिपल अमाउंट, वो जब देना होता है उसको रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कहते हैं, ठीक है ना। सो ये सारे एग्जाम्पल्स है रिजर्व की। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम प्रोविजन और रिजर्व का डिफरेंस समझेंगे एंड टाइप्स ऑफ रिजर्व करेंगे। फिर रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व और सीक्रेट रिजर्व क्या होता है उनको भी समझेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द सेम। टेक केयर गाइस, बाय बाय।